एरोन नाम का एक व्यक्ति 1979 में अमेरिका के बाल्टीमोर में पैदा होता है। एक मिडिल क्लास कैथोलिक फैमिली को बिलोंग करने वाला नॉर्मल सी ज़िंदगी जीने वाला व्यक्ति जब बड़ा होता है तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में जाकर बाल्टीमोर में हिस्ट्री की पढ़ाई करता है। इस हिस्ट्री की पढ़ाई के दौरान इसको मिडल ईस्ट का जो रीजन है वो बड़ा दिलचस्प लगता है। इस मिडल ईस्ट के रीजन को और पढ़ने के लिए वो मास्टर्स डिग्री करने के लिए अब जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट की पढ़ाई करते करते इसको दिलचस्पी अरबिक भाषा सीखने की आती है। जब ये अरबिक भाषा सीख रहा होता है उस समय अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ अफसर इसको रिक्रूट करने के लिए इसके कुछ इंटरव्यूज़ लेते हैं। वो बताते नहीं कि CIA से आए हैं, पर वो डेफिनेटली इसको पोटेंशियल इंटरव्यू लेते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की भी प्रथा वैसी रहती है। जब इस व्यक्ति की रिक्रूटमेंट के लिए इसको इंटरव्यू लिया जाता है उस दौरान कुछ CIA के अधिकारी कुछ राउंड्स ऑफ इंटरव्यू में समझते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति CIA को ज्वाइन नहीं कर सकता। CIA के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रथा है। जब आपको CIA के कुछ अधिकारी फिंगर आउट करके आपको वहाँ पर वो रिक्रूट करने के लिए सोचते हैं और किसी कारण से आपको रिक्रूट नहीं कर पाते, वो उस व्यक्ति को जाने नहीं देते। CIA के जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं उसके बाद उन लोगों को ऐसे लोगों के पास छोड़ा जाता है। ये रिटायर्ड अधिकारी जो होते हैं CIA के अलग अलग प्रकार की कंपनीज बनाकर रखते हैं जिससे कि इनका कवर पूरा का पूरा छुपा रहे। एरोन के साथ भी यही हुआ। एरोन को जब CIA में रिक्रूटमेंट नहीं मिली, जब उसने अरबिक भाषा पूरी सीख ली, तो वहाँ पर बाल्टीमोर में जब वो वापस गया अपने घर, तब एक CIA के पूर्व अधिकारी जिसने एक अरब वर्ल्ड के अंदर एक मोटरसाइकिल बाइकिंग कंपनी खोल रखी थी, उस व्यक्ति ने एरोन को पकड़ा, उससे संपर्क साधा, उसको बोला आपको अरबिक भाषा आती है, आप कभी मिडल ईस्ट गए, वहाँ की लैंडस्केप देखी, ये देखो फोटोग्राफ्स, ये तस्वीरें देखो, लैंडस्केप देखो, एक बार आप चलो, एक हमारी तरफ से एक मोटरसाइकिल टूर करो। एरोन के अंदर जब ये दिलचस्पी जगी तो 2007 में ये व्यक्ति एक मोटरसाइकिल टूर करने के लिए निकल गया। इसके अलग अलग देशों के जो वीज़ाज थे, क्योंकि ये सोलो ट्रिप करने गया था, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, ये सारे उस कंपनी ने उसके बिहाफ पर किए। उसको ये लग रहा था कि ये एक आम कंपनी है, एक नॉर्मल सी कंपनी जो बाइकिंग टूर्स करती है। वो इसको दिलचस्पी के तहत यहाँ पर इस तरीके से उसके पर्सनल इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही थी। 2010 में ये व्यक्ति ने फिर से उसी रीजन में दोबारा से बाइक टूर किए, लेकिन 2010 के बाइक टूर और 2007 के बाइक टूर में एक फ़र्क था। 2010 के दौरान जब ये बाइक टूर कर रहा था, उस दौरान इस व्यक्ति ने इस रीजन में एक कैमरा भी अपने साथ रखा और उस रीजन को एक्सप्लोर करते करते इसने ब्लॉगिंग शुरू करी। इसने लीबिया में जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, लोगों से संपर्क साधा, और जब वो ये काम कर रहा था उसी दौरान 2011 में लीबिया में अरब स्प्रिंग आया। मोहम्मद गद्दाफ़ी जो था, उस मोहम्मद गद्दाफ़ी के खिलाफ एक बेसिकली यहाँ पर रेजिम चेंज ऑपरेशन अमेरिका ने करना शुरू करा। ये जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत लीबिया में हुई, उस दौरान ये व्यक्ति एरोन वहीं पर लीबिया में अपनी कैमरा लेकर घूम रहा था, और उस दौरान ये जो बाइक टूर की कंपनी के लोग थे उन्होंने एरोन को बोला कि आपको लगता नहीं कि गद्दाफ़ी जैसे गद्दार को हटाना चाहिए? आपको लगता नहीं कि इतने सुंदर इलाके में, इतनी प्यारी जगह लीबिया, इन सारी जगहों में, टूनीशिया में, जहाँ जहाँ आप घूम के आए, वहाँ पर ये प्रकार के जो डेमोक्रेटिक रेजिम्स हैं वो होने चाहिए, वहाँ पर ये प्रकार के डिक्टेटर्स होने की क्या आवश्यकता है? और ये चीज़ एरोन को भी लगी। एरोन को भी उस समय ये हिट किया कि नहीं, बात सही है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब गद्दाफ़ी के रेजिम को गिराया जा रहा था, उस दौरान अमेरिका की CIA ने लीबिया के अंदर कुछ रिबेल्स को समर्थन देना चालू करा, और उन रिबेल्स में से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज़, जिन लोगों के साथ कैमरा में उनके वीडियोज़ एरोन ने भी बनाए थे। एरोन ने जब देखा कि ये सारे लोग मेरे दोस्त गद्दाफ़ी के रेजिम को गिराने के लिए लगे हैं, एरोन भी उनके साथ जुट गया। उसने बंदूकें उठानी, और जैसे ही उसने बंदूकें उठाई, कैमरा छोड़ा, उसने लड़ाई लीबिया में लड़नी चालू कर दी। 167 डेज के लिए इस लीबिया की लड़ाई में एक पॉइंट पर उसको जेल में भी रखा गया।
ये जो 167 डेज की जेल की उसकी पूरी जर्नी थी, इस जर्नी ने उसको और ये चीज़ पे मजबूर कर दिया कि मुझे इन प्रकार के डिक्टेटर्स के खिलाफ हर हालात में लड़ना है। मुझे वर्ल्ड के अंदर बेसिकली डिक्टेटर्स को वर्ल्ड से रिमूव करना है। जब वो जेल से बाहर निकला, जेल से बाहर निकलकर जब उसने देखा कि गद्दाफी की रजीम ऑलमोस्ट गिर चुकी है, उसके बाद उसने अपना कैमरा फिर से उठाया और मार्शल कैरी नाम के एक व्यक्ति के साथ, जिसको उसी बाइक टूर की कंपनी ने उस एरिया में इंट्रोड्यूस किया था, उस व्यक्ति के साथ मिलकर इसने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पॉइंट एंड शूट। ध्यान दीजिए, पॉइंट एंड शूट जो फिल्म थी, आप अगर आज उसके बारे में जाकर इंटरनेट पे पढ़ें, उसको अकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था। और सोच के देखिए कि ये जो प्रथा चल रही है, बाइक टूर से लेकर, बाइक टूर के बाद ब्लॉगिंग से लेकर, ब्लॉगिंग से लेके यहाँ पर अब एक शॉर्ट फिल्म बनाना पॉइंट एंड शूट करके, ये सारी बैक एंड पे CIA करवा रही है बिना इस आदमी के जाने कि वो CIA के पेरोल पे काम कर रहा है। जब उसने ये जर्नी पूरी अपनी कवर करी और जब उसने लिबिया में यहाँ पर जब वो आया एक एडवेंचरर के नाम पर था, आया था एक ब्लॉगिंग करने, मोटरसाइकिल के सोलो ट्रिप करने, और वो बन चुका था यहाँ पर एक वॉर टूरिस्ट। इस व्यक्ति ने लिबिया के अंदर ये करने के बाद जिस तरीके से बाकी अपने रिबेल ग्रुप्स और अमेरिकन्स के साथ संपर्क साधा, वो संपर्क साधा इसको फ़ायदा दिया 2014 में, क्योंकि 2014 में इस व्यक्ति एरॉन के मन में अब एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि मुझे अगर काम करना है तो मुझे हर हालात में विश्व के सारे डिक्टेटर्स को हटाने का काम करना है। और ये काम करने के लिए 2014 में इसने एक संस्था बनाई, जिस संस्था का नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था इसने बनाई जो कि एक ऐसी कंसल्टेंसी बनी जिसमें इसने लोगों को सिर्फ रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि इसने उनके साथ अपने जो इसने लिबिया के अंदर रिबेल आर्मी के तहत एक लड़ाई लड़ने की मुहिम रची थी, उस लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया। और ये सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल बनाकर 2015 में ये व्यक्ति सीरिया में कूद गया, क्योंकि सीरिया में उस समय अरब स्प्रिंग चल रहा था, असाद का रेजिम था, बशर अल असाद इसके लिए एक डिक्टेटर था। उस डिक्टेटर को रिमूव करने के लिए सीरिया के अंदर जो कुर्दिश लोग थे, इसने अपनी सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल के तहत उन कुर्दिश लोगों का समर्थन करना शुरू करा। गेम देखिए, सिंपल है, एक केओटिक एरिया को पकड़िए, उस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोकल लोगों से संपर्क साधिए, उन लोकल लोगों के साथ संपर्क साध कर उनमें एक कॉमन पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए कि वो सारे अमेरिका के एनिमीज हैं, उनको उसके बाद स्किल्स दीजिए, आर्मामेंट दीजिए, इक्विपमेंट दीजिए और लड़ाई में जुड़ जाइए। एक मर्सिनरी, एक भाड़े के टट्टू, और इस प्रकार से एक फ्रीलांस ऑपरेटिव बन जाइए। ये काम जब इसने लगभग 4-4.5 साल सीरिया में किया, वो काम करने के बाद जो इसके स्किल्स लिबिया और सीरिया में बने थे, इस व्यक्ति ने वो स्किल्स वहाँ ख़त्म नहीं किए, क्योंकि उसके बाद ये व्यक्ति अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर, अलग अलग अमेरिकन लोगों के साथ जुड़कर जो सीरिया और लिबिया में थे, अब ये पहुँच गया 2022 में यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन में इसने जाकर सबसे पहले ये चीज़ देखी कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया है, अमेरिका का सबसे बड़ा डिक्टेटर जिसको अमेरिका गिराना चाहती है वो रशिया है। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का कीव के अंदर इसने एक ऑफिस खोला। उस ऑफिस के तहत 2022 से यूक्रेनियन लोगों को इसने अर्बन कॉम्बैट में ट्रेनिंग देनी चालू करी। तब तक इसके संपर्क कुछ अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप्स के साथ इतने डीपन हो चुके थे कि वो अमेरिकन कंसल्टेंसी ग्रुप्स, भूलिए मत, ये वही ग्रुप्स थे जो बेसिकली रिटायर्ड CIA के अधिकारियों ने खोल रखे थे, रिटायर्ड अमेरिकन मिलिट्री के अधिकारियों ने खोल रखे थे, जो बेसिकली यही प्रकार की कंसल्टेंसीज के थ्रू फ्रीलांसिंग का काम अमेरिका के बिहाफ पर करती थी। इसका अब उन सबके साथ संपर्क इतना डीपन हो चुका था कि इसने 2022 में जब कीव में अपना ऑफिस खोला तो अर्बन कॉम्बैट में ट्रेनिंग, स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स में ट्रेनिंग देना शुरू किया। और फिर वहाँ पर खेल चालू हुआ ड्रोन्स का। इसने अपने आप को एक ड्रोन चैंपियन बनाया। फर्स्ट पर्सन व्यू
इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जितने भी टेक्निक्स थे इसने पूरे के पूरे यूक्रेन में बैठकर मास्टर करे। रशिया यूक्रेन के युद्ध का एक डे टू डे लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो परिस्थितियां वहां पर अनफोल्ड हो रही थी, इस व्यक्ति ने, एरोन ने, उन चीज़ों को बहुत केयरफुली स्टडी किया और उसके बाद 2022 से लेकर 2025 तक ये व्यक्ति यही काम करता रहा। लेकिन 2025 में अमेरिका के लोगों ने, उन कंसल्टेंसी ग्रुप्स ने इसको अब बोलना शुरू करा, नई जगह पर चलते हैं और अपने कुछ यूक्रेनियन साथियों को जो आपके कीव के ऑफिस में बैठते हैं उनको लेकर चलिएगा। और नई जगह जो चुनी गई 2025 में वो म्यांमार थी, क्योंकि म्यांमार में जो मिलिट्री रेजिम है जिसको रशिया और चाइना समर्थन करती है, अमेरिका अब उसको भी गिराना चाहता था। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये व्यक्ति एरोन, ये व्यक्ति एरोन नहीं है, ये व्यक्ति है विलियम एरोन वैन डाइक, वही व्यक्ति जिसको अभी भारत की एनआईए ने परसों गिरफ्तार किया है। ये वही व्यक्ति की कहानी है, ध्यान दीजिए, विलियम एरोन वैन डाइक, जिसको अब यूक्रेन से 2025 में ये भेजा गया कि अब आपको कुछ यूक्रेनियन साथियों के साथ म्यांमार जाना है। ये व्यक्ति जब म्यांमार की ओर जाने की इसने रणनीति बनाई तो म्यांमार को एंटर कैसे किया जाए, उसके लिए भारत के अंदर इसने एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई किया। टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद ये व्यक्ति जब टूरिस्ट वीज़ा को लेकर भारत में उतरा अपने यूक्रेनियन साथियों के साथ, तो ये व्यक्ति गया मिज़ोरम। मिज़ोरम से जो जंगल थे वहाँ से इसका उद्देश्य था कि पहली बात हम उधर से जंगलों को पार करके जाएंगे कहाँ पर, म्यांमार। म्यांमार में इसको संपर्क साधना था चिन नेशनल फ्रंट से, CNF। चिन नेशनल फ्रंट एक ऐसा फ्रंट है जो CIA ने 2020 से म्यांमार की मिलिट्री रेजिम के खिलाफ बनाने के लिए और लड़ाई करने के लिए क्रिएट किया हुआ है। वो CIA की एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो म्यांमार मिज़ोरम बॉर्डर पे ऑपरेट करती है। इस व्यक्ति को बोला गया था कि यूक्रेन के अंदर जितनी भी आपने ड्रोन ट्रेनिंग ली थी, ड्रोन असेंबली, ड्रोन, उसके बाद जैमिंग टेक्निक्स, जाकर चिन नेशनल फ्रंट के लोगों को सिखाइए। और जब ये व्यक्ति को पकड़ा गया तब इस व्यक्ति का पूरा बंडाफोड़ हुआ, इस प्रकार से कि अब ये व्यक्ति ने, आज इसका जो रणनीति थी भारत में वो बिल्कुल स्पष्ट थी। पहली बात, एक चीज़ को समझ लीजिए कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ म्यांमार के अंदर जाकर चिन नेशनल फ्रंट को पहली बात तो तंग करने के लिए नहीं आए थे। अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट का इतिहास जानते हैं तो आपको शायद एक बात पता होगी कि ब्रिटिश के समय से आज तक वो ब्रिटिश का एजेंडा अमेरिका आज तक चलाती आई है कि ये लोग चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ऐसा टुकड़ा कुछ राज्यों को तोड़कर या कोई राज्य ही तोड़कर क्रिएट हो जाए जिसको पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम एक क्रिश्चियन रिपब्लिक बनाएंगे। इस क्रिश्चियन रिपब्लिक का एजेंडा रखा गया था ब्रिटिश के दौरान, क्योंकि जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में थी वो ये चाहती थी कि हमारे भारत को छोड़ने से पहले अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट में हम एक क्रिश्चियन राज्य बना जाए और एक ऐसा क्रिश्चियन कंट्री बना जाए जिस क्रिश्चियन कंट्री के बनाने के बाद हमारे लिए वो एक परमानेंट बेस बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उस समय अचीव नहीं हो पाई। तो ब्रिटिश की हुकूमत ने भारत को आज़ादी देने के बाद नॉर्थ ईस्ट से लेकर भारत का जो पूरा साउथ ईस्ट वाला इलाका है, उड़ीसा से लेकर पूरे के पूरे तमिलनाडु तक, वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ का काम जारी रखा। इतना जारी रखा कि अब आप चीज़ को समझिए कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ आज तक एक्टिवेटेड है, थी भी, और अग्रेसिव और धड़ल्ले के तरीके से पेट्रोनेज के तहत पॉलिटिकल लेवल पर समर्थन तक मिलता था उनको, जिसके तहत वो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देती थी, क्योंकि उद्देश्य केवल सेम था। एक क्रिश्चियन कंट्री अगर नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट हो जाए तो इससे भरपूर अमेरिका के लिए इस मोमेंट पर कोई और अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन कंट्री एक परमानेंट बेस बन जाएगा। वो क्रिश्चियन कंट्री एक ऐसा बेस बन जाएगा जिसको अमेरिका परमानेंटली यूज़ कर सकती है। सबसे बड़ी चीज़ दूसरी यहाँ पर यह भी है कि इस मोमेंट पर अमेरिका ने जो ये गतिविधियाँ की हैं, जो अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझे, मैंने पहले भी आपके साथ ये बात की चर्चा करी कि मणिपुर के अंदर की लगी हुई आग,
मणिपुर के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी अभी भी प्रकार के डिस्टेबलाइजेशन टैक्टिक्स जो हैं, ये सारे एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड टैक्टिक्स हैं, क्योंकि अमेरिका इस उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ेगी जो ब्रिटेन ने इस्टेब्लिश किया था कि नॉर्थ ईस्ट में हम एक इंडिपेंडेंट क्रिश्चियन राज्य बनाएं। वो कुछ ना कुछ करके इस क्रिश्चियन राज्य को बनाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोमेंट पर अमेरिका के लिए उससे भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो म्यांमार में रेजीम चेंज करे। पर म्यांमार में इस रेजीम को चेंज करने के लिए अमेरिका की CIA भारत के अंदर हर एक प्रकार के ऑपरेशंस चला रही है, जिनमें से नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना इनका एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। आज चाहे मिजोरम हो, पहले मणिपुर हो, आने वाले समय में फॉर दैट मैटर चाहे अरुणाचल हो या असम या वेस्ट बंगाल हो, इनको हर एक स्थान पर इस प्रकार की डिस्टेबलाइजेशन करनी है कि जिस डिस्टेबलाइजेशन से अगर इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई सिविल वॉर जैसी परिस्थिति यदि क्रिएट हो जाती है, तो वो सिविल वॉर की परिस्थिति इनको एक पाइपलाइन प्रोवाइड करती है, जिसके तहत ये ड्रग्स, आर्म्स, एमुनिशन प्रोवाइड करके म्यांमार में अपने ऑपरेशन रन कर पाए। इस रीज़न से भारत के लिए, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, उसको CIA के इस इंटरफेरेंस से बचाना पहली बात तो बड़ा क्रूशल है। लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ पर आपके सामने, अभी मैंने पूरा इसकी एक पूरी ऐतिहासिक तौर पर इसका प्रोफाइल बताया, ये जो व्यक्ति विलियम वैन डाइक है, इस व्यक्ति को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये व्यक्ति का पकड़ा जाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये एक्सप्लेन करता है कि पहली बात तो ये बंदा CIA का डायरेक्ट एसेट है ही नहीं। ये बंदा पहली बात तो CIA का एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इंटेलिजेंस लैंग्वेज में वो व्यक्ति होता है जो एक रिजेक्टेड एम्प्लॉय होता है, लेकिन उसको फिर भी समर्थन प्रोवाइड किया जाता है बैक एंड कंसल्टेंसी फर्म्स से, जो इस व्यक्ति के पूरे परिचय में आपने देखा। दूसरा, इस व्यक्ति के थ्रू CIA ने एक कटआउट का प्रयोग किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो कटआउट होता है वो एक ऐसी संस्था होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस इंडिपेंडेंट संस्था को बैक एंड लेवल पर ऐसा सपोर्ट दिया जाता है जिसके थ्रू मल्टीपल लेयर्स के तहत आर्म्स, एमुनिशन या वॉटेवर जो इनको प्रोवाइड करना है। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल यहाँ पर वो कटआउट थी। तीसरी चीज़ यहाँ पर समझिए कि ये व्यक्ति भारत में और भारत के साथ म्यांमार में ग्रे ऑपरेशंस करने आया था। ग्रे ऑपरेशंस का मतलब ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो बेसिकली CIA का रिजेक्टेड व्यक्ति है, लेकिन उसको इनडायरेक्टली समर्थन इस प्रकार का किया जा रहा है कि कल को वो पकड़ा भी गया तो CIA प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्लेम करके कह सकती है हम थोड़ी जानते हैं इस व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस लैंग्वेज में इसको कहा जाता है शीप डिपिंग। शीप डिपिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शीप डिपिंग की टेक्निक खैर भारत भी प्रयोग करती है। शीप डिपिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को आप इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा नहीं बना सकते, तो उसको एक सिविलियन कवर दिया जाए और उसको एक सिविलियन लाइफ बेसिकली जीने को मजबूर भी किया जाए, लेकिन उस सिविलियन लाइफ को जीते जीते भी वो व्यक्ति ही इंटेलिजेंस एजेंसीज का ही एजेंडे को आगे बढ़ाता है। ये शीप डिपिंग ऑपरेशन जो भारत में यहाँ पर पकड़ा गया, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीज़ को समझिए, आने वाले समय में हमें नहीं पता कि भारत में कौन से अमेरिका के आए हुए टूरिस्ट, कौन से यहाँ पर अमेरिका की तरफ से या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से भेजे गए ब्लॉगर्स जो आज अलग अलग स्थानों में घूमते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें डालते हैं, लोगों के साथ संपर्क साधते हैं, लोगों के घरों में भी रहते हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये किस प्रकार के कटआउट्स हैं या ये किस प्रकार की शीप डिपिंग ऑपरेशंस को रन करने आए हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि भारत में इस जैसे व्यक्ति के पकड़े जाने से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब ये बात की क्लैरिटी हो गई है कि शीप डिपिंग ऑपरेशंस ये अमेरिका भारत में कर रहा है। अब भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये चीज़ को देखना होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इस प्रकार के स्किल्स होते हैं जिसके तहत वो ये शीप डिपिंग एजेंट्स जो हैं उनको पकड़ सकते हैं। तो एक चीज़ तो तय है कि CIA का जो ऑपरेशन है भारत के अंदर अब वो बहुत डायरेक्ट नहीं है, वो इस प्रकार के हैं कि ब्लॉगर, सोलो ट्रिप्स, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें दिखने में बिल्कुल हानिकारक होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई इसमें विदेशी शक्ति इन्वॉल्व है तो आप सोच नहीं सकते कि वो किस हद तक जा सकती है। धन्यवाद।